थैंक यू मैम। रवि कुमार जी, आप राजस्थान से आते हैं। जी मैम। मुझे बताइए, राजस्थान को रंगीला राजस्थान क्यों कहते हैं? मैडम, राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि प्रकृति ने यहाँ पर भूरे रंग के अलावा कुछ भी नहीं दिया। तो राजस्थान वासियों ने इस चुनौती का सामना रंग बिरंगे चित्रों के द्वारा किया है। वहाँ की लोक कला, लोक संस्कृति, लोक चित्र, इस सभी में चटकीले रंगों का प्रयोग अधिक मिलता है, तो इसलिए राजस्थान को रंगीला राजस्थान है। अच्छा, जेंडर कलर पेयरिंग के बारे में सुना है आपने? माफ कीजिए मैडम, अच्छा, से मैं परिचित नहीं हूँ। आपने पिंक फॉर गर्ल्स और ब्लू फॉर बॉयज, इसके बारे में सुना है? जी मैम। क्यों है ऐसा? गुलाबी रंग महिलाओं के लिए और नीला रंग पुरुषों के लिए, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? मैम, एक कारण मैं ये सोच पा रहा हूँ कि गुलाबी रंग है वो हल्का रंग है, लाइट रंग है और शांति का प्रतीक इसको माना जाता है, और नीला रंग है वो चटकीला रंग है, थोड़ा भड़काऊ रंग है, और पुरुषों को जनरली थोड़ा अधिक साहसी, क्रोधी आदि उपाधियों से सुसज्जित किया जाता है। तो एक ये कारण मैडम मैं सोच पा रहा हूँ। अच्छा, तो अगर आपको एक कलर चुनने को कहा जाए जिसमें दोनों के गुण आ जाएं, तो आप कौन से रंग को चुनेंगे जो महिलाओं और पुरुषों दोनों के गुणों को समाहित करे अपने अंदर? कोई एक कलर? मैडम, सफेद रंग मैं चुनूंगा, मेरा पसंदीदा रंग भी है। अच्छा, ठीक है। आपने अपने शौक में लिखा है HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, आप करते हैं? जी मैडम। नियमित रूप से करते हैं? मैडम, वीक में 4 या 5 दिन में करता हूँ। क्या क्या करते हैं उसमें आप? मैडम, मैं बर्पीज करता हूँ, कमांडो ट्रेनिंग करता हूँ, उसके अलावा लंजेस, स्क्वाट्स, जंपिंग स्क्वाट्स, रनिंग में मैडम मैं जनरली स्प्रिंट्स करता हूँ, उसमें 20 सेकंड स्प्रिंट, 20 सेकंड ब्रेक, इसको गिबाला टेक्निक बोलते हैं, वो जनरली मैं। तो रनिंग ये तो आप ट्रेडमिल पे करते होंगे? नहीं मैडम, मैं जहाँ भी मौका मिलता है वहाँ कर लेता हूँ, अगर पार्क हो तो सबसे अच्छी चीज़ है, वरना ट्रेडमिल पे। अच्छा, तो ये बताइए, अगर कोई व्यक्ति 2 पैरों से भागता है, यानी कि मनुष्य, और जानवर जो 4 पैरों से भागता है, दोनों में से ज्यादा तेज कौन भागेगा? मैडम, ये बॉडी साइज पे और आकारिकी पे ज्यादा निर्भर करेगा। हाँ। कि कुछ जानवरों में 4 पैर होते हैं लेकिन फिर भी हम उनसे तेज भाग सकते हैं, और कुछ जानवरों में 4 पैर होते हैं जैसे कि घोड़ा, वो हमसे तेज भाग सकता है। तो शायद शरीर की जो आकार है, आकारिकी है, उस पर अधिक निर्भर करेगा। उस पर अधिक निर्भर करेगा, ठीक है। आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, आप मुझे बताइए राजस्थान के कुछ प्रमुख साहित्यकारों के नाम। मैडम, रांगैया राघव जी है, उसके अलावा विजयदान देथा जी हैं, मीराबाई, दादू दयाल, बिहारी लाल जी, ये सभी राजस्थान से। अच्छा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, हम सब जानते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सॉरी मैडम, मैं भूल रहा हूँ इसके बारे में। अच्छा, सरोजिनी नायडू जी के बारे में सुना है आपने? जी मैडम। कौन थी? मैडम, इनको भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। ये स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने गोलमेज सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, और भारत की आज़ादी के बाद भी अनेक मंचों पर सक्रिय रही थी। अच्छा, ठीक है। क्योंकि आप बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस करते हैं, आपने बताया ना अभी, स्क्वाट्स, जंपिंग स्क्वाट्स, बर्पीज। जी मैम। इन सब में कौन से बॉडी पार्ट का रोल सबसे ज़्यादा होता है? दिल का, फेफड़े का, या पैरों का? मैडम, वैसे तो पूरा शरीर ही इसमें लगता है, लेकिन शायद सबसे ज़्यादा रोल पैरों और हाथों का ज़्यादा होता है। पैरों और हाथों का होता है, दिल और फेफड़े का योगदान नहीं होता? क्योंकि कोविड जब आया था तो उस समय जब वर्कआउट करते थे मास्क लगा के, तो पैर और हाथ कितने भी मजबूत हों, आप इजीली कर लेते थे वर्कआउट। मैडम, शायद ये दोनों बाहर रूप से दिखाई देते हैं, तो शायद मैंने सोचा होगा, लेकिन हत्या के योगदान को भी नकार नहीं सकते। शायद सबसे इम्पोर्टेंट योगदान मैं मान सकता हूँ कि उसका होगा। अच्छा, एक घटना हुई राजस्थान में अभी, दौसा के लालसोट में, जहाँ पे किसी प्रसूता स्त्री की मृत्यु हो गई थी और डॉक्टर के अगेंस्ट में केस हो गया था हत्या के अपराध का, और उन्होंने आत्महत्या कर ली थी उन डॉक्टर ने। आपको क्या लगता है, जो ये इस तरीके की घटनाएं होती हैं और कई बार समाज में हमारे सामने आती हैं, इनको रोकने में प्रशासन क्या भूमिका निभा सकता है? मैडम, इस प्रकार की घटनाओं को 2 तरीकों से डील किया जा सकता है। एक तो निवारक, और दूसरी जागरूकता के स्तर पर। निवारक के स्तर पर ये होना चाहिए कि जो डॉक्टर्स हैं, किसी भी डॉक्टर का ये मानना नहीं होता कि किसी भी पेशेंट को हानि पहुंचाए, वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है। और जहाँ तक उस प्रसूता का सवाल था, उसका जो प्रेगनेंसी थी वो काफ़ी क्रिटिकल थी, तो उस मामले में डॉक्टर ने अपना भरसक प्रयास किया था। लेकिन आपके गांव का नाम बड़ा यूनिक है। जी मैडम। क्या मतलब है इसका? मैडम, मेरे गांव है जो पहले एक मरुस्थल का क्षेत्र था, इंदिरा गांधी नहर आने के बाद में ये क्षेत्र पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया। तो एक प्रकार से नहर के योगदान को देखते हुए, नहर से जो छोटी वितरिकाएं निकलती है जिनको माइनर कहते हैं, उनसे जो पानी की निकासी के द्वार होते हैं, उनके द्वारों के नाम पर गांव का नाम रखा गया है। तो डीएम का मतलब है कि डबजाल एडजॉइनिंग माइनर, जो इंदिरा गांधी की एक छोटी माइनर है जो डबजाल गांव से होकर प्रवाहित होती है, उसके नाम पर सर इसका नाम रखा गया। बहुत बढ़िया।
ये बताएं कि क्या इंदिरा गांधी कैनाल आने के बाद से जो वहाँ का एग्रीकल्चर है उस पर कुछ बुरा प्रभाव भी पड़ा है? जी मैडम, कुछ कुप्रभाव मैं देख सकता हूँ। जैसे कि जो सॉइल सैलिनिटी की समस्या है वो वहाँ पर आई है, जिसको स्थानीय भाषा में सेम कहा जाता है। दूसरा कि फसल प्रतिरूप में विकृति उत्पन्न हुई है। जो गेहूं और चावल की फसलें हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जिससे लैंड डिग्रेडेशन और भूमि की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। तीसरा, वहाँ पर जो कीटों और नए रोग, मलेरिया जैसे रोग हैं, उनकी संख्या में वृद्धि देखी जा सकती है। बिल्कुल। आप डिफेंस सर्विसेज से एसोसिएटेड हैं। जी मैडम। भारत में डिफेंस एक्सपेंडिचर कितना है? मैडम, डिफेंस का बजट टोटल 5,25,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें 1,60,000 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में है। और कितना हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं डिफेंस में? मैडम, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका 60% हम लोग इंपोर्ट करते हैं, उसके अलावा बाकी हम लोग घरेलू बाजार से उत्पादित करते हैं। एक्सपोर्ट के एग्जैक्ट डेटा नहीं पता, लेकिन टोटल वर्ल्ड के एक्सपोर्ट का 0.2% इंडिया का शेयर है मैडम। बहुत कम है। जी मैडम। ऐसे कोई 3 तरीके बताएं जिससे कि हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकें। मैडम, पहला, जो सरकार जिन पे काम भी कर रही है, पहला की है कि जो स्थानीय उद्योग हैं उनको हमें बड़ी मात्रा में सरकारी जो PSUs है या स्वतंत्र रूप से उनको उत्पादन में लगाना होगा। दूसरा, विदेशों के साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के जो एग्रीमेंट है उनको साइन करने पड़ेंगे। और तीसरा, मैं ये मानता हूँ कि एक व्यापक इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, जिससे हम लोग एक्सपोर्ट अच्छे से कर सकते हैं। क्या अभी हाल ही में हमने कुछ एक्सपोर्ट किया भी है या एक्सपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी के लिए? जी मैडम, फिलीपींस के साथ में $375 मिलियन का ब्रह्मोस मिसाइल का हमने एग्रीमेंट साइन किया है। उसके अलावा आर्मेनिया के साथ में सवाती रडार का हमने एग्रीमेंट साइन किया है। बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप तो बहुत सारे डिफेंस सिस्टम्स के बारे में जानते होंगे। ऐसे कौन से 5 वेपन सिस्टम्स हैं इंडियन डिफेंस के पास जिन्हें हम अपनी सुरक्षा का स्तंभ मान सकते हैं? मैडम, आर्मी के स्तर पर बोलूँ तो T-90 टैंक और अर्जुन टैंक है, वो मेन स्तंभ है। उसके अलावा जो हमारी IMDB कार्यक्रम के तहत जो मिसाइल्स हैं वो दूसरा रक्षा का स्तंभ है। तीसरा, जो हमारी न्यूक्लियर सबमरीन है वो हमारी रक्षा का स्तंभ है। चौथा, एयरफोर्स स्तर पर राफेल विमान है, वो हमारी रक्षा का स्तंभ है। और पांचवा, जो हमारा रडार सिस्टम है जो कि दुश्मनों और अवॉक सिस्टम है, वो हमारी रक्षा का स्तंभ है। बिल्कुल सही। अगर आपका चयन हो जाता है, आपको एक जिले का, अपने ही जिले का कहिए, DM बना दिया जाता है, तो आप महिला सशक्तिकरण के लिए क्या एकदम कॉन्क्रीट स्टेप्स उठाएंगे? मैडम, मैं सबसे पहले मेरे ऑफिस से स्टार्ट करूंगा। मेरे ऑफिस के अंदर जितनी भी महिलाएं काम कर रही हैं, मैं उनको प्रोत्साहित करूंगा और एक समिति बनाऊंगा जिसमें महिला सदस्यों को रखकर इस कार्य के लिए एक योजना तैयार करूंगा। उसके बाद में मैडम, मैं जितने भी SDM और BDO हैं उनके स्तर पर एक मीटिंग लूँगा और उन्हें अपनी योजना के बारे में बताऊँगा। सबसे महत्वपूर्ण काम मैडम मैं जो करूँगा वो ग्राम सभा के स्तर पर करूँगा। ये देखा जाता है कि ग्राम सभा की मीटिंग्स गाँवों के स्तर पर बहुत कम मात्रा में आती है। मैं खुद वहाँ पर कुछ गाँवों का दौरा करूँगा और कुछ गाँवों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहाँ पर वैल्यूएबल इनपुट लूँगा और वहाँ पर जो सरकार की योजनाएं हैं और जो कार्यक्रम हैं उनको इम्प्लीमेंट करूँगा। दूसरा, महिला साक्षरता के स्तर पर मैं जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनके अच्छे से इम्प्लीमेंट के लिए एक प्रगति रिपोर्ट भी मंगवाऊंगा। तीसरा, जो विमेन का हेल्थ है उसमें जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता हैं, जैसे आशा कार्यकर्ता है, ANM कार्यकर्ता है, उनको एक प्रकार से प्राइज की व्यवस्था करके उनको अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित करूँगा, जिससे ये काम अच्छे से कर पाऊँ। अच्छा, अगर इकोनॉमिक, एजुकेशनल एम्पावरमेंट और फाइनेंशियल एम्पावरमेंट से किसी एक को चुनना हो महिलाओं के लिए, किसे चुनेंगे? मैडम, मैं एजुकेशनल एम्पावरमेंट को चुनूंगा। अच्छा, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट को नहीं चुनेंगे? मैडम, अगर एक को चुनना होगा तो एजुकेशनल एम्पावरमेंट को चुनूंगा। ठीक है। एक बॉडी बनाई है सरकार ने, नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। जी मैम। क्या कार्य करती है ये बॉडी? सॉरी मैडम, मैंने इसके बारे में सुना नहीं है, मैं जाके इसके बारे में देखूँ। चलिए, एक सिचुएशन ले लेते हैं कि आपके सबऑर्डिनेट्स आपकी बात मानने से मना कर देते हैं और वो किसी भी तरीके से अपने स्टैंड से हिलने के लिए तैयार नहीं है, क्या करेंगे आप? मैडम, मैं सबसे पहले जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे बातचीत का विकल्प अपनाऊंगा और उनसे उनकी जो नाराज़गी है या फिर जो वो मेरी बात नहीं मानते हैं उनके कारणों पे बातचीत करूंगा कि क्या कारण है कि वो मेरी बात नहीं मान रहे हैं। उनसे प्रॉपर कम्युनिकेशन करूंगा कि हो सकता है किसी कम्युनिकेशन गैप की वजह से वो मेरी बात नहीं मान रहे हैं, और अगर फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं उनसे बातचीत के द्वारा हल निकालने में सफल हो पाऊँगा। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो मैडम जो किसी सीनियर की जो रिटन ऑर्डर हैं, मैं लिखित में उनको ऑर्डर दूंगा
जिससे कि उनके लिए बाध्यकारी हो जाएगा कि वो मेरी बात माने। मेरा अंतिम सवाल, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? मैडम ईटानगर है। धन्यवाद।